आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तीसरी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर की शुरुआत करेंगे। आपकी 2 यूनिट्स इस साल के सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट की जा चुकी हैं। तो यूनिट 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण के आघूर्ण। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में आवेश वितरित रहता है और किसी भी बिंदु पर यदि हम इस आवेश वितरण के कारण विभव ज्ञात करना चाहें तो आवेश वितरण किस प्रकार का है इसकी जानकारी आवश्यक है। तो आवेश वितरण के आघूर्ण को समझने के लिए हम एक बंद निकाय में अनियमित रूप से वितरित आवेश की कल्पना करते हैं। अनियमित रूप से इसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर एक दिशा में एक सा नहीं है और इस आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु P पर जो कि आवेश वितरण से बाहर स्थित है और हम यहां मान रहे हैं कि यह z अक्ष के अलोंग स्थित है, तो किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम जो निकाय है आवेश वितरण का उसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं और इसी प्रकार का एक अल्पांश जिसका आयतन dv है उसकी कल्पना करते हैं और इस आयतन अल्पांश की मूल बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। ये आपका आयतन अल्पांश dv है। इस आयतन अल्पांश में आवेश घनत्व रो है। इस आयतन अल्पांश के कारण हम z अक्ष के अलोंग स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं और इस बिंदु P की इस मूल बिंदु O से दूरी कैपिटल R है। इस आयतन अल्पांश से दूरी स्मॉल a है और यह आयतन अल्पांश z अक्ष जहां पे कि बाह्य बिंदु स्थित है से थीटा कोण बना रहा है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। इस आयतन अल्पांश dv के कारण हम यदि बिंदु P पर विभव ज्ञात करना चाहे तो इस विभव का मान phi इक्वल टू KQ ओवर R से ही ज्ञात किया जाएगा और उसका मान यहाँ पे d phi इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू रो dv ओवर a होगा। रो dv इस आयतन अल्पांश के अंदर चार्ज की मात्रा है। चूंकि हमने रो आवेश घनत्व लिया है और इस आवेश घनत्व को यदि इस आयतन अल्पांश के आयतन से मल्टीप्लाई कर दें तो आयतन अल्पांश में आवेश की मात्रा प्राप्त हो जाएगी और यह जो विभव है वह बिंदु P पर केवल ये जो आयतन अल्पांश है इसके कारण विभव है। चूंकि हमने इस निकाय को बहुत सारे आयतन अल्पांशों में विभक्त कर दिया है, इसलिए यदि बिंदु P पर इस संपूर्ण निकाय के द्वारा विभव ज्ञात करना चाहें तो हम सभी आयतन अल्पांशों के कारण जो विभव प्राप्त हो रहा है उस विभव का योग कर देंगे, यानी कि कुल विभव का मान phi इक्वल टू इस d phi को इंटीग्रेट कर दीजिएगा पूरे आयतन पर, तो आपको बिंदु P पर जो विभव का मान है वो phi इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन
इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी ओवर ए प्राप्त होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयतन अल्पांश डीवी जेड एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है, और अगर हम इस ट्राइंगल को देखें इसको, तो इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r r कॉस थीटा, और यहां से इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 1/a इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा की पावर 1/2। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर 1/r यहाँ से कॉमन ले लें, यानी यहां से r कॉमन ले लें, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कॉस थीटा ओवर कैपिटल R टू द पावर माइनस 1/2। और यदि हम इस ब्रैकेट में से 1 को अलग और इस टर्म को अलग कर दें, तो यह जो एक्सप्रेशन है वो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n टाइप का बन जाएगा, और उस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करने के बाद जो हमें मिलेगा 1/a इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा ओवर स्मॉल r प्लस नेक्स्ट टर्म जो स्क्वायर की होगी वो इस प्रकार मिल जाएगी। और यदि हम इस टर्म को खोलकर 1/r की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वह एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार होगा, विच इज इक्वल टू 1/a इक्वल टू 1/r प्लस r cos थीटा ओवर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओवर r क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस एंड सो ऑन। और इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 2 में लिख दें तो हमें बिंदु P पर विभव का मान इस समीकरण 4 के अनुसार प्राप्त होगा। और अब हम मान लें कि यहाँ जो रो डीवी है वह P0 के बराबर है, रो r cos थीटा P1 के बराबर है, 3 रो इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर डीवी, यह जो P2 के बराबर है। तो ये अगर मान लें तो हम इस समीकरण नंबर 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू P0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस P1 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस P2 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार हम P0, P1, P2 का मान जो है अब ज्ञात करना चाहेंगे, और यह मान जो है आवेश वितरण की संरचना पर निर्भर करता है। तो हम सबसे पहले यह देख रहे हैं कि मान लें कि P0 का मान शून्य नहीं है। P0 जैसा कि आपने देखा, P0 क्या है, P0 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू रो डीवी, और रो डीवी मतलब आयतन के अंदर कुल आवेश की मात्रा, और आयतन के अंदर या निकाय के अंदर कुल आवेश की मात्रा शून्य नहीं है, तो इसका मतलब जो नेट आवेश कहीं ना कहीं उपस्थित है। और इस तरह की स्थिति में ये जो टर्म है, दिस सेकेंड वन एंड थर्ड वन, इन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बिंदु P पर विभव का मान केवल इस टर्म के इक्विवेलेंट ही लिख सकते हैं, यानी कि बिंदु P पर विभव का मान फाई इक्वल टू P0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो हम जानते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदुवत आवेश से बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव KQ ओवर एप्सिलॉन KQ ओवर R होता है। तो हम यहां देखें, यहाँ R लिखना हम छोड़ गए, यहाँ R उपस्थित है, तो यहां हम देखें तो निश्चित रूप से यह जो विभव का मान है वह इस प्रकार है
कि बिंदु जो आयतन अल्पांश है उस आयतन अल्पांश पर केवल कोई बिंदुवत आवेश उपस्थित हो। और अगर हम नेट संरचना की बात करें तो नेट संरचना किसी बिंदुवत आवेश के समतुल्य हो। और इस प्रकार की स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो आवेश का वितरण है वो एक मोनोपोल एकल द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। और इस प्रकार के आवेश वितरण को हम मोनोपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो मोमेंट पैदा होता है P0 वह मोनोपोल मोमेंट कहलाता है। अब हम देखें मोनोपोल मोमेंट कहलाता है। अब हम ये मान लें कि P0 का मान तो 0 है और अन्य जो टर्म है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, तो P0 का मान 0 होने का आशय यह है कि निकाय में कुल आवेश की मात्रा शून्य है, यानी कि निकाय उदासीन है। और ऐसा तब ही संभव है या तो निकाय में आवेश उपस्थित ही ना हो और या फिर धन और ऋण आवेश की मात्राएं बराबर हो। और चूंकि हम शुरुआत में ही मान चुके हैं कि निकाय में आवेश उपस्थित है, अतः दूसरी पॉसिबिलिटी की संभावना अधिक बनती है कि निकाय में धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर है। और इस प्रकार जब धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर हो और उन आवेशों की मात्रा आवेशों के मध्य अगर कोई डिस्टेंस हो, तो इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन को हम डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। और डाइपोल के कारण जो मूवमेंट प्राप्त होगा उसे P1 कहा जा सकता है। यानी कि यदि हम P0 इक्वल टू 0 लें तो प्रथम पद तो निश्चित रूप से 0 होगी और समीकरण 5 की जो अन्य हाई टर्म्स है सेकंड को छोड़कर उन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बिंदु P पर विभव का मान फाई इक्वल टू P1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। और इस P1 को अपन जानते हैं, हमने क्या लिखा था, P cos थीटा r dv। और हमें पता है कि r cos थीटा इज नथिंग बट इट इज डिस्टेंस अलोंग द z एक्सिस, और इसको अपन z लिख सकते हैं। और आज आप इस टर्म को देख रहे हैं कि ये dv है, यहाँ पे ये dv है, तो रो dv इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज, और चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस आ गई, इसका मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो P1 क्या बनेगा, यह बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। और ये हम जो वितरण है उसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि z अक्ष के अलोंग ये बिंदु P उपस्थित है, यहाँ जो डाइपोल है प्लस चार्ज यहाँ उपस्थित है, माइनस चार्ज यहाँ उपस्थित है, और यह जो डाइपोल मोमेंट है इसका मान P1 है जो कि z एक्सिस से थीटा कोण पर है। ये जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी कंपोनेंट होगा अलोंग z एक्सिस। इस प्रकार हम डाइपोल मोमेंट की व्याख्या कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम यह मान लें कि P0 भी 0 है और P1 भी 0 है, P0 0 होने का मतलब क्या हुआ कि नेट आवेश की मात्रा निकाय के अंदर शून्य है, और P0 इक्वल टू 0 इसका मतलब होगा कि डाइपोल मोमेंट भी शून्य है। तो अब क्या स्थिति होगी, वह स्थिति उपरोक्त जो दोनों स्थितियां हमने अभी तक डिस्कस की है उससे कुछ अलग होगी। यानी कि P0 इक्वल टू 0 होने का मतलब नेट आवेश 0, इसका, और P1 इक्वल टू 0 होने का मतलब कि धनावेश की मात्रा भी 0 है, धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं बराबर है और कुल आवेश 0 है। इसका मतलब द्विपोल का तो निर्माण नहीं होगा, डाइपोल का निर्माण नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, और इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्वाड्रपोल मोमेंट कहते हैं। और इस स्थिति में बिंदु P पर विभव का मान फाई इक्वल टू P2 ओवर 4 पाई
एप्सिलॉन आर क्यू होगा, जहां P2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर dv/2 है। और यदि हम इस व्यवस्था को बनाना चाहें तो यह व्यवस्था, ये आपका आवेश वितरण है। यह हमने चार पॉइंट्स ले रखे हैं, जिनमें 2 पर आवेश प्लस है और 2 पर आवेश माइनस है, जो डायगोनल है। इन डायगोनल पे आवेश माइनस है और इन डायगोनल पे आवेश प्लस है। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्वाड्रपोल कहते हैं, और इस क्वाड्रपोल के कारण जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को क्वाड्रपोल मूवमेंट कहते हैं। और क्वाड्रपोल मूवमेंट की वैल्यू P2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर y2 dv होती है। ये आपको याद रहनी चाहिए। तो इस प्रकार हम किसी भी आवेश के कारण जो मतलब किसी भी निकाय के कारण आवेश के वितरण को विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये मूवमेंट्स मोनोपोल मूवमेंट हो सकता है, डायपोल मूवमेंट हो सकता है, या क्वाड्रपोल मूवमेंट हो सकता है, और इससे ऊपर भी ऑक्टोपोल मूवमेंट की भी संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद 16 पोल मूवमेंट की भी संभावना हो सकती है, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अभी हमें सिर्फ मोनोपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट के बारे में ही जानकारी रखना आवश्यक है। थैंक यू।